Dear students, so in our past lecture, the topic genetic code, we came to know about the chart and the triplet codes which were coding for the genetic code. Now we are going to continue this topic in which we were discussing about the various features of the genetic code. पिछले लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड के चार्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया कि कैसे 3 ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसेस जो हैं वो 3 अक्षरों का एक कोड एमिनो एसिड को किस तरह से कोड कर रहा है, ये हमने देखा। जिसमें ये जाना हमने कि टोटल जो है वो 64 कोडॉन्स हैं जो 20 एमिनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, जिसमें से 61 जो है वो एमिनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं और 3 जो है टर्मिनेशन कोडॉन का काम कर रहे हैं, UAA, UGA एंड UAG। और जो 61 में जो AUG कोडॉन है वो अगर स्टार्टिंग में है, मैसेंजर आरएनए का स्टार्टिंग में है, तो वो इनिशिएटिंग कोडॉन का काम करेगा। और अगर वो कहीं बीच में आता है तो वो AUG जो ट्रिपलेट कोड है वो मिथाइनाइन को कोड करेगा, एमिनो एसिड मिथाइनाइन को कोड करेगा। तो लेट्स टेक वन बाय वन द वेरियस फीचर्स ऑफ दिस जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है? वो है ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ 3 लेटर्स, 3 बेसेस, 3 बेस का एक कोड होता है जिसको हम कोडॉन कहेंगे। जैसे कि AUG जो ट्रिपलेट कोड है वो एमिनो एसिड मिथाइनाइन को डेसिफर कर रहा है। इसी तरह से GUU वैलीन एमिनो एसिड को कर रहा है, GGA ग्लाइसिन एमिनो एसिड को। तो हम क्या देखते हैं, 3 ट्रिपलेट, 3 अक्षरों का एक कोड एक एमिनो एसिड को डेसिफर करेगा यानी कोड करेगा। यूनिवर्सैलिटी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल, यानी पूरे विश्व में जो है यही जेनेटिक कोड चलता है और इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल एंड इट इज़ सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये जेनेटिक कोड सब में सेम हैं। कुछ एक्सेप्शंस है प्रोकैरियोट्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर AUA जो है, जो ट्रिपलेट कोड है AUA, ये ट्रिपलेट कोड किसको डेजिग्नेट कर रहा है? ये इट इज़ कोडिंग टू द एमिनो एसिड मिथाइनाइन। और जबकि साइटोप्लाज्म में मिथाइनाइन को कौन सा कोड कर रहा था? AUG। पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो मिथाइनाइन को जो कोड कर रहा है कोडॉन, वो कौन सा है? AUA। इसी तरह से UGA माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। यही सेम कोडॉन साइटोप्लाज्म के अंदर AUA जो है आइसोल्यूसिन एमिनो एसिड को कोड करता है और UGA जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन को कोड करता है। इसी तरह से AGA और AGG कोड आर्जिनाइन को कोड करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों कोडॉन्स टर्मिनेशन कोडॉन का काम करते हैं। AGA and AGG code for arginine in cytoplasm, but in mitochondria they are termination codon. And what were the termination codons in cytoplasm? UAA and UGA, UAG. There are 3 termination codons, UAA, UGA and UAG. और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में हम कौन से 2 देख रहे हैं? AGA और AGG. So there are a few exceptions, otherwise genetic code is universal, same for all living organisms. इसी तरह से दूसरा है डीजेनरेट।
Genetic code is redundant, that is, it is degenerate. Although each codon corresponds to a single amino acid, although each codon corresponds to single amino acid, but a single amino acid can have multiple codons. इसको आप समझ सकते हैं. हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं और एमिनो एसिड्स कितने हैं? 20 एमिनो एसिड्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, बट एक एमिनो एसिड को कई कोडॉन्स कर सकते हैं. दो एक्सेप्शंस हैं, ट्रिप्टोफैन और मिथाइनाइन. मिथाइनाइन AUG सिंगल कोडॉन है जो मिथाइनाइन को करता है. इसी तरह से सिंगल ट्रिपलेट कोडॉन है जो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है. इन दो एमिनो एसिड्स को छोड़ करके बाकी जितने एमिनो एसिड्स हैं उनके मल्टीपल कोडॉन्स हैं, यानी एक से अधिक ट्रिपलेट कोडॉन है जो उन एमिनो एसिड्स को डेसिफर कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज degenerate redundant. वॉबलिंग फिनोमेना. अब ये आपको समझना है कि 3 ट्रिपलेट कोड्स हैं. वी हैव 3 ट्रिपलेट लेटर्स, 3 bases which code for 1 amino acid. जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए, प्रोलीन को 4 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं. CCU, CCC, CCA, CCG. ये 4 कोडॉन्स हैं जो प्रोलीन को कोड कर रहे हैं. आप इसमें क्या सिमिलैरिटी देखते हैं चारों में? We see that the first and the second base is common to all these 4. ये जो 4 कोडॉन्स हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड जो बेस हैं पेयर्स वो सेम है. जो नाइट्रोजन बेस है इट इज़ सेम, और थर्ड पोजीशन पे जो है वो डिफरेंट है. ऑन द थर्ड पोजीशन वी सी दैट वी हैव UCAG. ये चारों अलग अलग हैं थर्ड पोजीशन पे. So what we see, the first 3 codons can be recognized by a single transfer RNA having inosine at the first place. ट्रांसफर आरएनए का क्या रोल होता है? ट्रांसलेशन के दौरान वो एमिनो एसिड को लेकर आता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो ट्रांसफर आरएनए हैज़ एंटीकोडॉन इन इट which decodes the code on the messenger RNA. तो इसके जो फर्स्ट पोजीशन पे अगर आइनोसिन है तो 3 कोडॉन्स को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है और वो है UCA. तो इसमें जो थर्ड पोजीशन पे UCA है, एक ट्रांसफर आरएनए जिसके पास फर्स्ट पोजीशन पे आइनोसिन है वो इन तीनों को रिकॉग्नाइज कर सकता है. तो दैट मीन्स व्हाट वी सी that one transfer RNA can recognize all these 3 codons. So what I want to say that we have 64 codons, 20 amino acids, but we do not require 64 transfer RNA. हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं, 20 एमिनो एसिड्स हैं, पर हमें 64 ट्रांसफर आरएनए की आवश्यकता नहीं है. कम में भी जो है वो ट्रांसलेशन में ट्रांसफर आरएनए इसलिए काम कर सकता है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जो आइनोसिन है वो 3 बेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है UCA. और एंटीकोडॉन जो है ये ट्रांसफर आरएनए पे होता है. नीचे आप देखिए मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है. इसी तरह से ट्रांसफर आरएनए भी क्या है, दैट इज ऑल्सो आरएनए, वन टाइप ऑफ आरएनए
जो लूप की तरह फोल्ड हो गया है। डायरेक्शन अगर हम इसका भी देखें तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही है, बट कोड जो है वो तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ हम रीड करते हैं, और एंटी कोडॉन जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम को हम रीड करते हैं। तो इसका जो पोजीशन है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए में यूयूसी, और एंटी कोडॉन का क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ हम रीड करते हैं एएजी। और ट्रांसफर आरएनए का जो नाम है वो एमिनो एसिड, जिस एमिनो एसिड को वो कैरी करके लाता है उसके नाम से उसको लिखते हैं हम, जैसे स्मॉल टी कैपिटल आरएनए और ऊपर आप देखिए पीएचई लिखा हुआ है। पीएचई का मतलब फिनाइल एलेनिन जो एमिनो एसिड है उसको वो कैरी करके लाता है, तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए कहलाएगा ट्रांसफर आरएनए फिनाइल एलेनिन। So base pairing between codon and anticodon is governed by rules of Watson and Crick. We know that according to Watson and Crick, adenine will pair with uracil, guanine will pair with cytosine. Watson and Crick ने समझाया था ना बेस पेयरिंग, उसमें क्या बताया था उन्होंने, प्योरिन के साथ पायरिमिडिन पेयरिंग करेगा, तो एडेनाइन के साथ यूरेसिल पेयर करेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन करेगा। तो आप इसमें देखिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए में यूयूसी है, तो इसका जो एंटी कोडॉन 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में हम रीड करते हैं, तो ए के साथ कौन पेयर कर रहा है, यू, फिर ऊपर ए, नीचे यू, जी, नीचे सी। तो आप देख सकते हैं वॉटसन एंड क्रिक को फॉलो कर रहे हैं, ये ए के साथ हमेशा यू ही कर रहा है और जी के साथ सी कर रहा है। बट इसमें आप देखिए जो थर्ड पोजीशन है जो एंटी ट्रांसफर आरएनए में जो है, जिसमें मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था, फर्स्ट और सेकंड जो पोजीशन था उसमें सेम थे और थर्ड पोजीशन में वेरिएबल हो रहे थे। तो दिस विल गिव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस इज नोन एज द वॉबल पोजीशन। तो एंटीकोडॉन क्या है, जो ट्रांसफर आरएनए में नीचे की तरफ है, और देखिए डायरेक्शन मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और जबकि एंटीकोडॉन जो हम रीड कर रहे हैं वो कौन सा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, और नीचे हम ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो कर रहे हैं वो है 1 2 3, और उधर जो है वो 1 2 3। तो वॉबल पोजीशन जो है वो जो 3 प्राइम से 5 प्राइम में जो एंटीकोडॉन हम देख रहे हैं उसका जो है लास्ट वाला जो पोजीशन है उसको हम वॉबल पोजीशन कहेंगे, और ये है हमारा वेरिएबल बेस जो चेंज होता रहता है। सो व्हाट इज दिस वॉबलिंग फिनोमेना? वॉबलिंग फिनोमेना क्या है ये? द रूल्स ऑफ द बेस पेयरिंग आर रिलैक्स्ड एट द थर्ड पोजीशन। जो रूल है वॉटसन एंड क्रिक में, जो ए के साथ यू और जी के साथ सी, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन फिक्स्ड है हमारा, तो थर्ड पोजीशन पे जो चेंज हो रहा है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और कुछ ट्रांसफर आरएनएस के अंदर जो है एंटीकोडॉन में आइनोसिन होता है थर्ड पोजीशन पे, और ये जो आइनोसिन है वो 3 बेसस हैं जो कि यू, सी और ए, इन तीनों के साथ पेयरिंग कर सकता है। सो व्हाट वी सी, मैसेंजर आरएनए पे अगर यू, सी, ए थर्ड पोजीशन पे है और एंटीकोडॉन में फर्स्ट पोजीशन पे अगर आइनोसिन है, तो एक ट्रांसफर आरएनए 3 डिफरेंट बेसेस को पहचान सकता है। सो दिस मीन्स दैट वी डोंट नीड 61 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स, ओनली हाफ एज मेनी आर रिक्वायर्ड। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें 61 ट्रांसफ़र आरएनएस की आवश्यकता है कोड करने के लिए, डी कोड करने के लिए। आधे से भी काम चल सकता है, और वो सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास एक तो थर्ड पोजीशन जो वॉबल पे जो है हमें थर्ड पोजीशन पे फ्लेक्सिबिलिटी मिली, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए एंटीकोडॉन में जो आइनोसिन प्रेजेंट है
वो U, C और A इन तीनों के साथ पेयर कर सकता है। Now for example, in this I will explain you very clearly. नीचे आप देखिए रेड कलर में मैसेंजर आरएनए है, इसका पोजीशन 1 2 3 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जा रहा है। इसी तरह से जो ट्रांसफर आरएनए है उसको रीड करने का जो डायरेक्शन है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अगर 1 2 3 हम इधर लिख रहे हैं तो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा एंटी कोडॉन में, बिकॉज इट इज एंटी। तो 1 2 3, तो इसका अगर मैसेंजर आरएनए का थर्ड पोजीशन है तो ट्रांसफर आरएनए का वो फर्स्ट पोजीशन होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर आयोनिसिन प्रेजेंट है तो थर्ड पोजीशन में मैसेंजर आरएनए में अगर CAU इन तीनों बेसिस में से कोई सा भी होगा तो वो उस ट्रांसफर आरएनए के द्वारा पहचाना जा सकता है। एंड वन ट्रांसफर आरएनए कैन रीड 3 डिफरेंट कोडॉन्स। इसमें और क्लियर देख सकते हैं पोजीशंस को आप 1 2 3 और 3 2 1। इसी तरह से दूसरा फीचर है हमारा जेनेटिक कोड का, वो है नॉन एम्बिगियस। द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगियस। वन कोडॉन कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन एमिनो एसिड। हमने जहाँ डीजेनरेट पढ़ा था वहाँ पे हमने क्या बताया था कि एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, बट एक एमिनो एसिड को मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं। नॉन एम्बिगियस में भी वही चीज है, वन कोडॉन कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन एमिनो एसिड, यानी एक कोडॉन जो एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा था वो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। Although one amino acid can be coded by multiple codons, but one codon cannot specify more than one amino acid. एक कोडॉन एक से अधिक एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है, जबकि एक एमिनो एसिड को कई कोडॉन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ट्रिपल यू, यू कोड्स फॉर phenylalanine. It cannot code for any other amino acid. ये जो ट्रिपल यू वाला ट्रिपलेट कोड है ये फिनाइलएलानिन को ही कोड कर सकता है, किसी और एमिनो एसिड को नहीं कोड कर सकता है। इसीलिए रूल है वन कोडॉन इज इक्वल टू वन एमिनो एसिड। द नेक्स्ट फीचर इज नॉन ओवरलैपिंग। इसके अंदर कभी भी ओवरलैप नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग चला या ABCDEF, तो ABC एक कोड होगा तो DEF दूसरा कोड होगा। तो हमारे पास जो 4 लेटर्स हैं वो है A एडेनाइन, T थाइमिन, G ग्वानिन एंड C साइटोसिन। तो वी हैव 4 लेटर्स। तो ये जो है 3 ट्रिपलेट कोडॉन्स, जो वन ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो एक कोडॉन है। तो हमारे पास जो 6 लेटर्स आप यहाँ देख रहे हैं CAT, ये नॉन ओवरलैपिंग हुआ क्योंकि 3 के बाद ही फिर नेक्स्ट कोडॉन स्टार्ट हुआ है। उसके नीचे आप B में आप देख सकते हैं CAT, GATC, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जो 3 कोड हैं, 3 ट्रिपलेट बेसेस है CAT, वो दूसरा जो कोड है उसका फर्स्ट बेस बन गया वो। इसी तरह से नीचे भी आप देखो कि एवरी 2 बेसेस आर ओवरलैपिंग विथ वन अनदर। तो इस तरह का ओवरलैपिंग आप जेनेटिक कोड में नहीं देख सकते हैं। एवरी टाइम वन ट्रिपलेट कोड will be repeated only after that. 3 लेटर के बाद ही फिर नेक्स्ट 3 लेटर आएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 लेटर आएंगे। तो
तो 3-3 लेटर्स का एक एक कोडॉन हम रीड करते जाएंगे. सो कोड इज नॉन ओवरलैपिंग इन जेनेटिक कोड. Continuous translation. The gene is transcribed and translated continuously from a fixed starting point to a fixed stop point. हमेशा जब भी ट्रांसलेशन होता है तो वो कंटिन्यूस होता है. ऐसा नहीं कि बीच बीच में रुक रुक के चलेगा. जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन आया वहाँ से वो स्टार्ट करेगा और जहाँ स्टॉप कोडॉन आया वहाँ वो स्टॉप करेगा. कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, कंटिन्यूस चलेगा वो. So what we see that translation is continuous. Code has polarity. इसका मतलब क्या हुआ? The code has a definite direction for reading of message which is deferred as polarity. आपको बताया था 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही हम रीड करेंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर. कभी भी हम उल्टा रीड नहीं करेंगे. लेफ्ट रीडिंग ऑफ मैसेज इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट. कभी भी राइट टू लेफ्ट टू राइट इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि जो कोड लेफ्ट टू राइट जिस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है वही लेटर्स अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं वो. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे UUG ये ल्यूसीन को स्टैंड करता है. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर हम इसको उलट के पढ़ें GUU तो ये किसको कोड कर रहा है? ये तो वैलिन को कर रहा है. तो इसीलिए हमेशा पोलैरिटी मेंटेन होती है. हमेशा एक ही दिशा में यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही रीड किया जाता है. उल्टा रीड करते ही उसका कोड जो है वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने लग जाएगा. नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं क्लियरली. UUG अगर हम इसको लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं तो वो ल्यूसीन को कोड करेगा. वही चीज़ अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो वो कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? वैलिन. इसी तरह से दूसरा कोड आप देखिए AUC. अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो वो आइसोल्यूसिन को करता है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट उसको रीड करेंगे तो फिर वो LEU यानी CUA को अगर हमने रीड कर लिया तो वो ल्यूसीन को करेगा. तो इसीलिए पोलैरिटी इज ऑलवेज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. कोड जो है वो उसका रीडिंग जो है वो डेफिनेट डायरेक्शन में होगा. सो देयर आर रूल्स फॉर जेनेटिक कोड. नाउ व्हाट आर द रूल्स? कौन से हैं वो रूल्स जो जेनेटिक कोड को हमेशा सिस्टमैटिक रखता है? द फर्स्ट रूल होल्ड्स दैट कोडॉन्स आर रेड इन अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. फर्स्ट रूल क्या है? कोडॉन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रीड किया जाता है. दूसरा कोड क्या है? रूल क्या है? द सेकेंड रूल इज दैट कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग एंड द मैसेज कंटेन्स नो गैप्स. नॉन ओवरलैपिंग है, कोई पंक्चुएशन कोई गैप नहीं होता है. तीसरा रूल फाइनल रूल है. द फाइनल रूल इज दैट द मैसेज इज ट्रांसलेटेड इन फिक्स्ड रीडिंग फ्रेम. एक फिक्स्ड रीडिंग फ्रेम में रीड होता है. स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होगा और स्टॉप कोडॉन पे जाके स्टॉप होगा. सो दिस इज सेट बाय द इनिशिएटिंग कोडॉन. स्टार्ट होगा और वो एंड होगा. तो फिक्स्ड रीडिंग फ्रेम में ही वो ट्रांसलेट होगा. व्हाट इज दिस रीडिंग फ्रेम? रीडिंग फ्रेम इज डिटरमाइंड बाय द AUG इनिशिएशन कोडॉन. जो इनिशिएशन कोडॉन है AUG, जैसे नीचे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं AUG स्टार्टिंग कोडॉन है ये. तो ये इनिशिएशन का काम कर रहा है यहाँ पर. और हर
ट्रिपलेट जो है वो एक एक कोडॉन को कोड करता जा रहा है, और लास्ट में जो स्टॉप कोडॉन है वो है UGA। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए रीड होना स्टॉप हो जाएगा। So what we see that the translation, that is the transfer RNA, which is decoding and helping in the process of protein synthesis, it will automatically stop at this stop codon। तो इस रीडिंग फ्रेम के अंदर ही वो फाइनल रूल है जिसमें ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा, स्टार्ट होगा और फिक्स्ड उस पर एंड हो जाएगा। So I hope that it's very clear to all of you now that how this protein synthesis will take place, how this genetic code is going to decode। एक बार हम जेनेटिक कोड को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल होगा। And in our next topics we'll take in detail about this protein synthesis, that how DNA is transcribed into messenger RNA and messenger RNA is translated into proteins। प्रोटीन सिंथेसिस में जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वो डीएनए से कोड्स पहुंच रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए से डीकोड होके यानी ट्रांसलेट होकर के वो प्रोटीन्स बना रहे हैं। सो विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। थैंक यू सो मच।